ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 12 को आज कंप्लीट करते हैं। कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग कल कर रहे थे, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज बता के गया था। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के हवाले से, ठीक है, चंद एमसीक्यूज है जो कि मैंने आप लोगों से भी डिस्कस करने हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, आप लोगों को पता है कैपेसिटर चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, कल मैंने आपको बताया था। तो कैपेसिटर्स में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फार्मूला बच्चों 1/2 QV होता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है? 1/2 QV होता है। अच्छा, अब Q इज इक्वल टू क्यों क्या होता है? Q इज इक्वल टू CVD होता है, ठीक है। अब इसी रिलेशन से ना दो रिलेशन और निकाल सकते हैं एनर्जी के, ठीक है। हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर जो Q है ना, इस Q की जगह पर CV पुट कर दें तो वो CV V से मिलकर CV का स्क्वायर बन जाएगा, तो 1/2 CV का स्क्वायर बन गया। या इसकी जगह पर आप लोग V की जगह पर, ठीक है, देखें Q इज इक्वल टू होता है CV, आपने इधर Q की जगह पर CV पुट किया तो ये आ गया। V की जगह पर Q और C पुट कर दें तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फार्मूला बनेगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। बच्चों, ये आप लोगों के पास कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड के इस वक्त मैंने टोटल 3 फार्मूलाज लिखे हैं। अब बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कब यूज होना, कौन सा कब नहीं यूज होना? मैं थोड़ा स्पीडली बोलूंगा, आप लोगों ने सुन लेना है। अगर आप लोगों को चार्ज और वोल्टेज दिया हो तो एनर्जी निकालनी हो तो ये फार्मूला ही है बस। अगर आपको कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया हो यानी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो तो एनर्जी स्टोर्ड निकालने का ये वाला फार्मूला है। अगर आप लोगों को चार्ज और कैपेसिटेंस दी हो तो एनर्जी निकालने का फार्मूला ये है। क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को? अब यहां पर आप लोग देखें, मैंने आप लोगों को कल बताया था कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में जब डाइलेक्ट्रिक लाके रखते हैं तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है। और एनर्जी के बारे में मैंने क्या बताया था, जल्दी बताना जरा। जब डाइलेक्ट्रिक लाके रखते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में एनर्जी क्या करती है? एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। एनर्जी डिक्रीज होती थी। अच्छा, अब मेरी बात सुने जरा। एनर्जी डिक्रीज होती थी, उसकी रीजन यहां पे भी आप लोगों के सामने आएगी। बच्चे कहते हैं सर जी एनर्जी कितने फार्मूले हैं? एक और फार्मूला था एनर्जी स्टोर्ड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो क्या था? E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r E स्क्वायर AD, ये भी फार्मूला था। और एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला यहां से क्या निकला हुआ था बच्चों? एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि ये देखें यहां पर जो एरिया इनटू डिस्टेंस होता है ये वॉल्यूम होता है, इस वॉल्यूम को इधर लाके डिवाइड कर दे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी बन गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r E स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं सर जी एनर्जी डिक्रीज क्यों करती थी? कल तो मैंने एक सिंपल सी रीजन बताई थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज करने से एनर्जी डिक्रीज करती थी। बच्चे कहते हैं सर जी इस फार्मूले के अलावा इनमें से बता दें। आप लोग इनमें से भी देख लें। देखें, आपको पता है जब चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक ला के रखते हैं, अच्छा, टोटल चार्ज कैपेसिटर का कांस्टेंट रहता है, मगर ये V क्या कर देता है? डिक्रीज करता है। V के डिक्रीज करने से E क्या किया? भी डिक्रीज किया। यहां से तो प्रूफ हो गया। बच्चे कहते हैं सर इधर से करें। अच्छा, इधर से करते हैं। अब देखें, बच्चे कहते हैं सर कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करती है, ठीक है, इंक्रीज की। वोल्टेज क्या करता है? डिक्रीज किया। अच्छा, मगर वोल्टेज का स्केल है, ज्यादा तेजी से कौन डिक्रीज कर रहा है? वोल्टेज ज्यादा डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ओवरऑल इफेक्ट एनर्जी के ऊपर किसका होगा? वोल्टेज की, कैपेसिटेंस का। जिसका स्केल है उसका इफेक्ट होगा। तो ओवरऑल वोल्टेज डिक्रीज कर गया तो एनर्जी स्टोर्ड भी डिक्रीज कर गई। इस फार्मूले से भी प्रूफ हो जाता है। फिर इस फार्मूले से देख लें, टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है, एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीज करती है। तो आप लोग देखें एनर्जी डिक्रीज ही कर रही है। जिस मर्जी फार्मूले से आप लोग देख लें, जब भी डाइलेक्ट्रिक ला कर रखा जाता है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में तो एनर्जी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। ये आपके बोर्ड के पेपर के हवाले से बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में से कुछ एमसीक्यूज थे। अब अगर मैं आप लोगों को कह दूं जी इफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर डबल एनर्जी स्टोर्ड विल बिकम, तो देखिए अब चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्रोडक्ट में आ रहे हैं, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और V है। तो बच्चों Q को भी डबल करेंगे, V को भी डबल करेंगे, 2 × 2 4। कई चेल्सी लोग 4 को 2 से काट देंगे, ओ भाई ये 1/2 तो फार्मूले के, इसको नहीं छेड़ना। तो Q को डबल किया, V को डबल किया, दोनों का 2 2 मिलके 4, तो एनर्जी ओवरऑल 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। अगर मैं अकेला कहता हूं आप लोगों को कि बच्चों अगर पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाए, डबल डबल हो जाए, तो ये भी डबल, इसका स्क्वायर 4 4 × 2 8, तो एनर्जी 8 टाइम्स हो जाएगी। अब बच्चे कहते हैं सर अगर सिर्फ पेपर में लिखा हो इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज डबल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एनर्जी? बताएं।
इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डबल, एनर्जी स्टोर्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अब आप लोग गौर करें, पोटेंशियल डिफरेंस तो एनर्जी के इस फार्मूले में भी आ रहा है, इस फार्मूले में भी आ रहा है, आप लोग पढ़ गए सोच में। अब आप लोगों ने सोच में नहीं पढ़ना, आपकी बुक वाले ने ओवरऑल जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फार्मूला निकाला है वो 1/2 CV स्क्वायर है। ये तो ऊपर कहीं पे 1/2 क्यू भी आया था, जनरल फार्मूला जो उसने बुक में निकाला है वो ये तो लिखा ही नहीं होगा, ये लिखा हुआ है। तो यूजुअली अगर बोर्ड के पेपर में आप लोगों को इस तरह का एमसीक्यू आ जाए कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डबल, तो बच्चों आप लोग सिंपली कहेंगे एनर्जी विल इंक्रीज 4 टाइम्स, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। हालांकि यहां पर भी वोल्टेज के साथ रिलेशन आ रहा है, मगर आप लोगों के पास अब देखें ये कैपेसिटेंस और वोल्टेज की टर्म्स में एनर्जी का फार्मूला, ये चार्ज और वोल्टेज की फॉर्म में है, मगर बुक वाला ये लिखता है एंड पर फाइनल, तो आप लोग सिर्फ अगर वोल्टेज की वो बात करेगा तो ये वाला यूज करेंगे। हाँ, अगर वो थोड़ा सा सियाना हो मेरे जैसा है, वो कहे बाय कीपिंग द चार्ज ऑन द कैपेसिटर कांस्टेंट इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, अब आप लोग ये वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि अब उसने बीच में चार्ज को इन्वॉल्व कर दिया है। जब वो चार्ज को इन्वॉल्व कर लेगा फिर आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करने से एनर्जी को डबल ही करेंगे। और अगर वो आप लोगों को कुछ भी ना बोले, चार्ज ना कैपेसिटेंस कुछ भी ना बोले, फिर जनरल यही होगा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। ये वो कंफ्यूजन है जो बच्चे पेपर में बैठे होते हैं और इनके दिमागों में आ रही होती है, यार 2 फार्मूले सर ने बताए थे, हमने कौन सा लगाना है? तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इज इट ओके? जस्ट रेज योर हैंड, हरी अप ताकि आगे चल सके। ये कुछ टर्म्स ओके हो गई हैं? ओके, थैंक यू। लो जी बच्चों, अब आगे चलते हैं जरा, ये एनर्जी स्टोर्ड के हवाले से भी बातें हो गई। अब आप लोगों को एंड पर ना एक टॉपिक नजर आएगा। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी के जो यूनिट्स होते हैं, आप लोगों को पता है एनर्जी डेंसिटी के यूनिट क्या होते हैं? एनर्जी डेंसिटी के यूनिट होते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, याद रखिएगा। और यही यूनिट्स प्रेशर के होते हैं, यही यूनिट्स स्ट्रेस के होते हैं, यही यूनिट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के होते हैं, यही यूनिट्स बल्क मॉडुलस के होते हैं, ये जिसको पास्कल बोलते हैं, शियर मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ठीक है, अपना क्या नाम है, और कौन सा था? यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, तीसरा कौन सा था? बल्क मॉडुलस, ठीक है। और इसके अलावा एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेस, प्रेशर, इन सब के यूनिट बच्चों क्या है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या पास्कल ही है। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद एंड पर बच्चों टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। उसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं वो जरा आप लोगों ने सुनने हैं। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि हम लोग एंट्री टेस्ट के हवाले से ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, हम बोर्ड के पेपर की पास पेपर्स के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। क्योंकि अगर हम लोग एक चैप्टर के ऊपर 4 या 3 दिन लगाना शुरू कर देंगे तो फिर आप लोगों को पता है कि हमारा टाइम बहुत शॉर्ट बन जाएगा हमारे लिए। तो हम मतलब डिस्कस एक ही चीज करेंगे, मगर सिर्फ अभी बोर्ड के पेपर के लिहाज से जो आपको बोर्ड के पेपर में आनी है, थोड़ी बहुत जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोगों को मैं साथ साथ बताता भी जा रहा हूं, ठीक है, जो आप लोगों को एंट्री टेस्ट में भी काफी हेल्पफुल हो सकती है। अब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बच्चों आप लोगों को पता है कैपेसिटर क्या 100% चार्ज होता है? नहीं बच्चों, कैपेसिटर अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू को कितने परसेंट चार्ज होता है? बस 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज बच्चों ये चार्जिंग शो करता है। जबकि इसकी जो डिस्चार्जिंग होती है वो याद रखिएगा 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज होती है। यानी ना ये 0% डिस्चार्ज होता है, ना ये 100% चार्ज होता है। पहले 2 एमसीक्यू तो यहां पे आप लोगों के सामने आ गए। कैपेसिटर की चार्जिंग बच्चों 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। और 63% तक चार्ज होने में जितना इसको टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। और वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इस P को बच्चों क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ये आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, इसलिए बोर्ड के पेपर में भी नहीं आने वाली। आपकी बुक में उसने सिर्फ ये लिखी हुई है, इसलिए आपको यही आएगी। अब यहां से 2 चीजें बनती हैं। एक तो मैंने बताया कि वो टाइम जिस टाइम में कोई भी कैपेसिटर अपने इक्विलिब्रियम वैल्यू का कितने परसेंट तक चार्ज होता है? सिर्फ 63% तक। 63% मैक्सिमम चार्ज होने में जो उसको टाइम रिक्वायर होता है उस टाइम को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। और वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट होता है। यहां से 2 एमसीक्यू बड़े मशहूर हैं जो हर दफा तकरीबन मतलब पेपर में देखे गए हैं जब इस टॉपिक में से आते हैं। पहला, अगर टाइम कांस्टेंट यानी अगर ये आरसी लार्ज है, किसी भी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग सर्किट में अगर आरसी लार्ज है और अगर आरसी स्मॉल है तो इसका क्या मतलब है? बच्चों जिस सर्किट में, ठीक है, आरसी लार्ज होगी इसका मतलब है कि उसका टाइम कांस्टेंट भी क्या होगा?
लार्ज होगा। और जिसको यानी कि वो ज्यादा टाइम लेगा, जिसका आरसी लार्ज है, इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा टाइम लेगा चार्जिंग होने में। चलिए मैं इसको आप लोगों को ऐसे समझाता हूं, मैं थोड़ा सा ग्राफ बना देता हूं। ये देखें, अगर आप लोगों को याद हो आपकी बुक में वो चार्जिंग का ग्राफ बना हुआ है, क्यू और टी के दरमियान में वो ग्राफ उसने ऐसे करके बनाया हुआ है कि कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, चार्ज होता जा रहा है, ये ऐसे। अब ये दो उसने कर्व्स आप लोगों के सामने बनाई हुई है, ठीक है। यहां पर आप लोगों को पता है कि 63% सपोज करें यहां पर कहीं पर 0.63 क्यू नोड है, 63% ऑफ क्यू नोड। इधर से आप लोग यहां पर देखें, इधर से ना ऐसे डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस पर फेंके, इधर से भी एक्स एक्सिस पर फेंके, आपको क्लियर नजर आ रहा है कि इसका टाइम कांस्टेंट लार्ज है और इसका टाइम कांस्टेंट क्या आ रहा है, यानी ये 1 है ये 2 है। दोनों कर्व्स में से आप लोग देखें जिसका टाइम कांस्टेंट कम है, इसका 1 वाली का टाइम कांस्टेंट सिर्फ इतना आ रहा है। तो जिसका टाइम कांस्टेंट कम है, जिसका टी स्मॉल है, ऑब्वियसली उसका आरसी भी क्या है, स्मॉल। इसलिए आपकी बुक वाला इस लिखता है कि इसका आरसी क्या है, स्मॉल। मगर 2 वाली का देखें बच्चों, यही इतनी चार्जिंग उसकी इतने टाइम में हो रही है, इसका मतलब इसका ओवरऑल टाइम कांस्टेंट क्या है, ज्यादा। इसका मतलब जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका आरसी ज्यादा होगा। तो मैं कहूंगा इसकी आरसी क्या होगी, लार्ज आरसी। उसकी क्या है बच्चों, स्मॉल आरसी है। चलें अब एक बात जरा यहां पर फिर सुने गौर से, स्मॉल या लार्ज आरसी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है, स्मॉल आरसी का मतलब है कम टाइम में कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो गया। मतलब ये देखें, इतने टाइम में ये इतना चार्ज हुआ है दूसरा वाला, जबकि ये इतने टाइम में चार्ज हुआ है, तो ज्यादा तेजी से चार्ज कौन हुआ है, पहला वाला या दूसरा वाला। इसका मतलब जिसका आरसी स्मॉल होगा उसका टाइम कांस्टेंट स्मॉल होगा, उसका मतलब उसकी रैपिड चार्जिंग हो जाएगी। इसका मतलब उसकी चार्जिंग क्या हो जाएगी, उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रैपिड होगी, जल्दी होगी, मतलब वो कम टाइम में ज्यादा चार्ज हो जाएगा। जबकि जिसकी आरसी लार्ज है उसका टाइम कांस्टेंट लार्ज है, वो ज्यादा टाइम लेगा चार्जिंग में। इसका मतलब है उसकी चार्जिंग होगी, मगर क्या होगी बोलो, स्लोली चार्जिंग होगी। इसी तरह डिस्चार्जिंग में भी ऐसे ही है, जिसकी आरसी स्मॉल होगी तो याद रखिएगा जिसकी आरसी स्मॉल होगी वो कम टाइम में ही चार्ज हुआ करेगा, कम टाइम में ही वो डिस्चार्ज हुआ करेगा। तो जबकि जिसकी आरसी लार्ज होगी वो ज्यादा टाइम लेगा चार्जिंग और ज्यादा टाइम लेगा डिस्चार्जिंग में। डन हो गया बच्चों, ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और एक और बात, कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कौन सा फंक्शन है, याद रखिएगा, ये लीनियरली इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, पैराबोलिकली, एक्सपोनेंशियली। तो याद रखिएगा कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक्सपोनेंशियली क्या करती है बच्चों, एक्सपोनेंशियली चेंज होती है। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि इसकी चार्जिंग की इक्वेशन होती है, अभी आप लोगों को जरूरत नहीं है वैसे, Q इज इक्वल टू Q नोड 1 माइनस e की पावर माइनस t ओवर RC। डिस्चार्जिंग की होती है Q इज इक्वल टू Q नोड e की पावर माइनस t ओवर RC। वहां से ये बकायदा 63% और 37% भी आ जाता है, मगर वो एक अलग से टॉपिक बन जाता है, मतलब डिटेल। हम तो एमसीक्यूज के हवाले से देख रहे हैं, तो एमसीक्यूज के हवाले से बच्चों यही एमसीक्यूज है जो बोर्ड के पेपर में देखे गए हैं और इनसे बाहर एमसीक्यूज नहीं आते। ओके बच्चों, तो ये कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के हवाले से भी कुछ बातें हो गई हैं। डन हो गया। तो अगर अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जिसकी आरसी लार्ज होगी, आरसी लार्ज का मतलब क्या है, कैपेसिटर, आरसी लार्ज का मतलब क्या है कि इसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा। टाइम कांस्टेंट ज्यादा होने से मुराद है कि ये स्लोली चार्ज होगा। जबकि जिसका आरसी स्मॉल होगा, इसका टाइम कांस्टेंट भी स्मॉल होगा, इसका मतलब वो जल्दी चार्ज हो रहा है, उसकी चार्जिंग रैपिड हो रही है, वो जल्दी अपनी 63% वैल्यू गेन कर रहा है। और जिसकी आरसी लार्ज है वो ज्यादा टाइम में उतनी वैल्यू गेन कर रही है। देखें Q की वैल्यू, यहां पे बच्चों को मौत नजर आती है, देखें Q की वैल्यू तो यार यही है ना, ये अब इतने Q तक, यानी ये 63% है, इस 63% तक पहले ये पहुंची है, तो साफ नजर आ रहा है ये 1 वाली पहले पहुंच गई है, इसका मतलब जल्दी चार्ज हो गया ये, जबकि ये देर से चार्ज हो रहा है। बात खत्म। इसी तरह डिस्चार्जिंग में भी है, मगर उसको हमें मतलब उसकी वैल्यूज बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट उससे वैसे डिस्चार्जिंग में, डिस्चार्जिंग का ग्राफ कैसा है आप लोग देख सकते हैं, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग है, जो डिस्चार्जिंग का ग्राफ उसने ऐसे बनाया हुआ है।
तो यहां से भी देख सकते हैं जिसकी आरसी स्मॉल होगी वो जल्दी डिस्चार्ज होगा, जिसकी आरसी लार्ज होगी वो देर से डिस्चार्ज होगा। बात खत्म जी। ओके बच्चों, ये आप लोगों के पास कुछ पास पेपर के एमसीक्यूज आ गए हैं जो कि मेरा हक था आप लोगों को बताना। इसको देख लें, फिर मैं आप लोगों से कुछ एमसीक्यूज पूछ लेता हूं एक दो, ठीक है, बोर्ड के हवाले से, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी, पेपर में एमसीक्यू आता है द क्वांटिटी टाइम कांस्टेंट आरसी हैज द यूनिट्स ऑफ। अब बच्चों ये देखें आरसी के यूनिट्स क्या आएंगे, साफ नजर आ रहा है। मैं यहां से कह सकता हूं ओहम इनटू, ये देखें ओहम इनटू फेरेड इज इक्वल टू सेकंड, ये बन गया। अच्छा, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं ना बच्चों के ओहम ओवर सेकंड इज इक्वल टू फेरेड, ये भी बन सकता है। मैं ये भी कह सकता हूं कि ओहम इज इक्वल टू सेकंड ओवर फेरेड। तो बच्चों ये आप लोग देख सकते हैं, कोई भी मतलब यूनिट आप लोगों से पूछा जा सकता है, वो पूछ सकता है प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम, ठीक है, या रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू सेकंड, या ओहम ओवर सेकंड, ओहम पर सेकंड फेरेड, सेकंड पर फेरेड ओहम। इस तरह के छोटे छोटे एमसीक्यू जिस बच्चे को ये आता है ये वाला वो जो समझ लिया इसमें से बना लेगा। ओके हो गया जी। इसके अलावा इसमें से और कौन सा आता है जी, बस यही एमसीक्यू ज्यादातर इसमें से पाया गया है। बाकी एनर्जी वाला देखा गया है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो देखा गया इसमें से। फिर एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला पूछा गया एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है, पास पेपर्स में। बस यही बच्चों आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस के हवाले से एमसीक्यूज थे। हाँ, एक बात और याद रख लीजिएगा कि आप लोगों को पता है कि जो एसी है वो कैपेसिटर में से पास करता है, डीसी कैन नॉट पास थ्रू द कैपेसिटर, ठीक है जी। तो ये लिख लें, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी अलाउज एसी, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी अलाउज एसी। बच्चों जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है, एसी को अलाउ करता है। अब एक मतलब पेपर में एमसीक्यू देखा गया, उसने एमसीक्यू ये लिखा हुआ था जी, अ कैपेसिटर इज परफेक्ट इंसुलेटर फॉर एसी या डीसी, अ कैपेसिटर इज परफेक्ट इंसुलेटर फॉर, क्या आंसर होगा, डीसी सर। यस, अ कैपेसिटर इज परफेक्ट इंसुलेटर फॉर डीसी, क्योंकि डीसी उसमें से पास नहीं करता। ये एमसीक्यू इसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, लिख रहे हैं इसको भी, शाबाश। अब एक मतलब बोर्ड के पेपर में बच्चों एमसीक्यू आया हुआ है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 50 माइक्रोफैरड, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है जी 50 माइक्रोफैरड, ठीक है, और उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 8 वोल्ट का। बताएं एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, ये भी बोर्ड के पेपर का एमसीक्यू है। तो कैसे करेंगे इसको, वो कौन सा फार्मूला लगेगा, एनर्जी निकालनी है, सी भी दिया है वी भी दिया है, हाफ सी स्क्वायर लगेगा, बस वैल्यू पुट करें आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर तो आप लोगों के पास होगा, जस्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। आई थिंक इसका जो आंसर आएगा बच्चों, जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे 4 × 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है, 4 × 10⁻⁻⁴ कूलम आ जाएगा कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, देख लेना जरा एनर्जी स्टोर्ड कितनी आती है, कितनी आती है, 50 1600 चलो जितनी भी आ रही है ऑप्शन आप लोग देख लेंगे, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को यही कहता कि आप लोगों के पास एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस इतनी है, उसकी प्लेटों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, बताइए उस कैपेसिटर की प्लेट्स पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितनी होगी? तो अब कौन सा फार्मूला लगेगा, Q = CV। तो बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, आप लोगों के पास चार्ज भी आ जाएगा। इसका मतलब आप लोगों को कोई सी भी फार्मूले आप लोगों के सामने कोई सी दो चीजें दी होगी, तीसरी वो आप लोगों से पूछ सकता है। इफ यू नो द फार्मूला यू कैन कैलकुलेट योर आंसर, ओके। अगर आप लोगों को फार्मूले का पता है तो आप लोग आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डन बच्चों, लो जी, ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 12 के हवाले से सारे के सारे एमसीक्यूज, ठीक है, जो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से थे। अगर आप लोग कोई पास पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, या कहीं पे और कोई ना कोई आप लोगों को ऐसी चीज नजर आ रही है जो आप लोगों को ना समझ लग रही हो, आप लोग फौरी तौर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ठीक है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपना जिससे मेरा टाइम निकलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई देके वॉइस मैसेज की फॉर्म में आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा, ठीक हो गया जी। लो जी, इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 13 में पहला टॉपिक कौन सा है?
रेजिस्टिविटी आ रहा है। Yes sir, resistivity and its dependence upon temperature. ये बच्चों ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 13, ये बड़ा आसान सा चैप्टर है। इसमें से एमसीक्यूज जो है वो सबसे ज्यादा जो थोड़े टिपिकल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इसमें से वो एक ही टॉपिक है, पता है कौन सा टॉपिक है भला? Potentiometer, ना galvanometer, ना galvanometer. ना, ये कौन सा है? रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। ये वाले इस टॉपिक में से बच्चों ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। मतलब बच्चों को जो थोड़े से क्या लगते हैं, ओखे लगते हैं, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं बोर्ड के हवाले से। अब कुछ बच्चे यहां पर ऐसे भी बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे यहां पर वो बच्चे भी हैं जो क्लास वो ले रहे हैं जो हमारे से ऑलरेडी पैरेलल प्रेप में क्लास ले चुके हैं। कितने बच्चे हैं पैरेलल प्रेप वाले, जरा हैंड रेज करें। जो पैरेलल में पढ़ते रहे हैं भला आप लोगों में से वो कौन कौन से हैं जी? 1 2 3 4, 2 कोड नजर आ रहे हैं मगर उन्होंने हैंड रेज नहीं किए हुए, शायद उन्होंने चेस्ट पी हुई है, ठीक है। खैर जिन्होंने तो पैरेलल पढ़ी हुई है ना उनको तो ऑलमोस्ट सारा पता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकता है उससे कम ही हम यहां पर पढ़े क्योंकि हम वहां पर तो एंटी टेस्ट के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं चीजें, ये पास पेपर्स के हवाले से बोर्ड के हवाले से तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई नई चीज ना भी लगेगी ना तो चीखे मारने वाली जरूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए काफी नई चीजें होंगी, ठीक है। इसलिए जिन्होंने पढ़ा हुआ वो काइंडली अपना मुंह भी बंद रखें और अपने चैट भी बंद रखें, और यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी मैसेज ना करें कि सर जी ये तो आपने पहले भी पढ़ाया होगा, ठीक है। जाहिर बात है रिवीजन हो रही है, पहले पढ़ा हुआ तो रिवीजन होनी है ना। पागल लोग हैं ये, यकीन मानो ऐसे जहाज किस्म के लोग पकड़ जाते हैं सुबह सुबह ही। लो जी, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। बच्चों सबसे पहले आप लोगों को जैसा कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती थी आप लोगों ने पढ़ा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फिर आप लोगों ने पढ़ा भाई जी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। यहां से 2 एमसीक्यूज लगते हाथ लिखें कि रेजिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वायर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वायर। पहला एमसीक्यू बन गया। दूसरा एमसीक्यू इस लेंथ के हवाले से क्या बनेगा, नंबर 2 बच्चों को ये बनेगा इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड, इफ लेंथ इज डबल्ड रेजिस्टेंस विल डबल। बात खत्म। अगर लेंथ को 4 गुना कर देंगे रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगी, लेंथ को 6 गुना कर देंगे रेजिस्टेंस 6 गुना बढ़ जाएगी, लेंथ को n टाइम्स बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस n टाइम्स बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं लेंथ को n टाइम्स बढ़ा देता हूं, यानी लेंथ है 2l 3l जितनी भी कर देंगे तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगी वो भी n टाइम्स बढ़ेगी। ये आप लोगों के पास एक तरीकाकार आ गया है जो कि आप लोग अब इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो अब कई बच्चों के दिमाग में ना यहां पर उल्टे सीधे सवाल जन्म लेंगे अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी तो मैंने बस ये बताया कि कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया। डबल से मुराद एक कंडक्टर था पहले, उसके साथ उसी का मैंने और कंडक्टर, ये देखें मैंने इसको स्ट्रेच करके डबल नहीं किया लेंथ को, ये याद रखिएगा। मैं जस्ट बोल रहा हूं इफ लेंथ इज डबल्ड, मतलब एक कंडक्टर है कॉपर का, वो 2 मीटर का, उसको मैं 4 मीटर का कर दिया। 4 मीटर का खींच के नहीं किया, अगर मैं खींच के बोलूंगा तो मैं लफ्ज लिखूंगा बाय स्ट्रेचिंग लेंथ इज डबल्ड। स्ट्रेचिंग का केस और हो जाएगा, ये याद रखिएगा। बोर्ड के पेपर में ये कंफ्यूजन है बच्चों के 2। अब वहां पर सवाल आता है ना तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उसने जस्ट बोला इफ लेंथ इज डबल, कोई स्ट्रेचिंग का लफ्ज नहीं बोला हुआ, तो प्यारे बच्चों लेंथ को डबल करेंगे रेजिस्टेंस डबल, लेंथ को 3 टाइम बढ़ाओगे रेजिस्टेंस 3 टाइम बढ़ेगी, लेंथ को 5 गुना बढ़ाओगे रेजिस्टेंस 5 गुना बढ़ेगी चरसी। मगर एक बात तो ये हो गई, इसके बाद यहां से ही एक चीज और पता चली कि अगर आप लोगों को ये कहा जाए रेजिस्टेंस थिक वायर की ज्यादा होगी या थिन की, तो जिसका एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा, इसका मतलब थिन वायर की रेजिस्टेंस थिक वायर से क्या होती है, ज्यादा होती है। सो रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर। इसी तरह अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को नहीं मैं छेड़ रहा, लेकिन जब मैं लेंथ की बात कर रहा हूं ना तो इसलिए मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, मैं उस वक्त एरिया को कांस्टेंट रख रहा था।
इसी तरह अगर मैं सिर्फ कंडक्टर का एरिया डबल कर दूं, ठीक है, तो बच्चों मतलब एक कंडक्टर है वो 2 मीटर स्क्वायर एरिया का है, एक कंडक्टर है वो 4 मीटर स्क्वायर एरिया का है, तो रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी? 2 मीटर स्क्वायर वाले की। तो बच्चों मैं लेंथ को तो डिस्कस नहीं कर रहा, अभी जब मैं इस लेंथ को डिस्कस कर रहा हूं तो एरिया को नहीं छेड़ रहा था, क्योंकि स्ट्रेचिंग से एरिया भी चेंज होता है। स्ट्रेचिंग तो मैंने की ही नहीं अभी, तो एरिया भी चेंज नहीं किया। इसी तरह अब मैं एरिया को डिस्कस कर रहा हूं, उसको खींच नहीं रहा, सिर्फ मतलब उसका एरिया पहले इतना है, एक कंडक्टर का एरिया इतना है, दूसरे का कंडक्टर का एरिया इतना है, ठीक है। अब जिसका एरिया कम होगा उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। ये बात तो डन होगी। इसका मतलब अगर कंडक्टर का एरिया डबल हो जाए बोले तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। अगर एरिया 3 टाइम्स हो जाए रेजिस्टेंस 3 टाइम्स कम हो जाएगी। यानी के मैं यहां से एक केस और बना के आपकी निगाहों के सामने रखता हूं। इफ एरिया इज डबल, रेजिस्टेंस विल हाफ। इसका मतलब एरिया को आप लोग n टाइम्स बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस n गुना कम हो जाया करेगी, तो रेजिस्टेंस n टाइम्स ही क्या हो जाया करेगी? कम हो जाया करेगी। लो जी बच्चों, ये तो है उस वक्त जब लेंथ को नहीं छेड़ा, बस तब। ये उस वक्त जब लेंथ को छेड़ा, एरिया को नहीं छेड़ा, बस। ठीक हो गया? एक बच्चे का मैसेज आया है, सर जी आपकी वीडियो नहीं आ रही, हाउ इट इज पॉसिबल कि वीडियो ना आ रही हो? पुत्र आपने मेरा ख्याल है कैमरा ही ऑन नहीं किया हुआ, वीडियो तो आ रही है। अच्छा जी, खैर इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज आपको पता है, जब हम लोग इन दोनों को मिला देते हैं तो R इज इक्वल टू वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन कांस्टेंट L ओवर A आता है, और ये जब प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर रो L डिवाइडेड बाय A, तो ये बच्चों आप लोगों के पास रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया R इज इक्वल टू रो L ओवर A। ये फार्मूला आप लोगों के सामने है। इस रो को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है, या इसका दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या बच्चों इसका दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। ये दोनों इसके नाम है। यहां से हम लोग इस रेजिस्टिविटी को देखते हैं, रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। रेजिस्टेंस के यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, तो आंसर आ गया ओम मीटर। तो ओम मीटर, कौन सा मीटर? ओम मीटर इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो बच्चों रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है? ओम मीटर है। ठीक हो गया? इसके बाद अब ओम की आप लोगों को पता है ओम आगे से किसके बराबर होता है? R इज इक्वल टू क्या होता था? ओम किसके बराबर होता है? वोल्ट पर एम्पेयर मीटर, भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्या ख्याल है? अब वोल्टेज किसके बराबर होता है? और वोल्ट किसके बराबर होता था? जूल पर कूलम पर एम्पेयर मीटर। इज इट ओके? क्या यहां पर आप लोग देखें ना, मैंने ओम मीटर आया ना, ओम की जगह पर लिख दिया वोल्ट पर एम्पेयर, क्योंकि R इज इक्वल टू होता है V ओवर I, यानी वोल्टेज ओवर करंट, तो वोल्ट पर एम्पेयर ये बन गया, और वोल्ट आगे से जूल पर कूलम। अब देखें, अब बच्चों कूलम किसके बराबर होता है? कूलम होता है एम्पेयर सेकंड, ये पर एम्पेयर मीटर अपनी जगह पर, तो ये बन जाएगा जूल पर स्क्वायर एम्पेयर सेकंड मीटर। क्योंकि देखें ये a ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 से मिलके -2 हो जाएगी, सेकंड और मीटर बच गया। अब देखें जूल किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड पर स्क्वायर एम्पेयर सेकंड इनटू मीटर। तो आप लोगों के पास आंसर आ गया किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब, फिर क्या हो जाएगा? पर सेकंड पर स्क्वायर एम्पेयर। इज इट करेक्ट? तो बहुत मुश्किल हो गया। हो भाई, कोई बात नहीं पुत्र, ये देखें आपको ओहम के पता होने चाहिए, आप डायरेक्ट ओहम के पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ओहम के होते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब पर स्क्वायर सेकंड, ठीक है, अपना किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है शायद, ठीक है ना, वो आप लोग देख रहे हैं, ओहम के निकाल देना, डायरेक्ट ओहम के यहां पुट कर दें जो भी आते हैं, ओहम के पुट करके उसको मीटर से मल्टीप्लाई करवा दें, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? और देख लेना यही आते हैं ना, इसमें कोई गलती तो नहीं है।
लो जी, अगर मैं आप लोगों से रेजिस्टिविटी की डायमेंशंस पूछ लेता हूं तो बच्चों इसकी डायमेंशन हो जाएंगी m l क्यूब t की पावर -1 a की पावर -2, तो ये इसकी डायमेंशंस भी आ गई। तो रेजिस्टिविटी की डायमेंशंस, रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट याद रखें, ये एसआई बेस यूनिट, ये इसकी डायमेंशंस। ठीक है, अब बच्चों इसमें से एमसीक्यूज लिखना शुरू करें। इस टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज जो कि मैं अब आप लोगों को लिखवाने लगा हूं, बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने इनको ध्यान से देखना है, बल्कि इसमें भी एक पॉइंट रह गए वो करके फिर इकट्ठे लिखते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को पता है यहां पर ना एक टर्म और है आपकी किताबों में, एक टर्म और है अल्फा, इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। बच्चों टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है जी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग अल्फा बोलते हैं, ये बराबर होता है आर टी माइनस आर नोड डिवाइडेड बाय आर नोड इंटू टी, आर टी माइनस आर नोड डिवाइडेड बाय आर नोड इंटू टी। ये आप लोगों के पास बच्चों जो फार्मूला है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर ओवर आर नोड डिवाइडेड बाय टी, क्योंकि देखें आर टी माइनस आर नोड की जगह पर डेल्टा आर लिख सकते हैं, तो ये बन गया फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस को जब ओरिजिनल से डिवाइड करवाते हैं तो इस चीज को बोला जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। ये टी यहां पर टाइम नहीं टेंपरेचर होता है, जो बच्चे टॉपिक जानते हैं उनको पता है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की ये डेफिनेशन आ गई। बच्चों इसके एसआई यूनिट क्या होंगे, जल्दी जल्दी बताएं, टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट। अब देखें ऊपर है फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, फ्रैक्शन के तो यूनिट ही कोई नहीं होते, ठीक है। उसके बाद नीचे बच गया टेंपरेचर केल्विन, तो इसके एसआई यूनिट हो गए पर केल्विन, और इसकी जब डायमेंशंस लिखी जाएंगी तो वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में थीटा की पावर -1 या के भी लिखते हैं। टेंपरेचर की डायमेंशन को केल्विन से भी लिखा जाता है और थीटा से भी लिखा जा सकता है। अब बच्चों इसके बाद ये जो अल्फा होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। कंडक्टर्स के केस में ये अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि सेमीकंडक्टर्स में अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर्स में अल्फा नेगेटिव होता है, कंडक्टर्स में अल्फा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस का टेंपरेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, सेमीकंडक्टर्स में टेंपरेचर का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। क्योंकि कंडक्टर्स में टेंपरेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है तो अल्फा पॉजिटिव होता है। बच्चे कहते हैं सर जी अल्फा का इससे क्या ताल्लुक हुआ? भाई ये देखो, टेंपरेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ी। अच्छा, इसका मतलब ये आरटी होती है रेजिस्टेंस एट हाई टेंपरेचर, ये होती है रेजिस्टेंस एट लो टेंपरेचर या 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब टेंपरेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ी, इसका मतलब आरटी बढ़ेगा, आर नोड कम होगा, तो बड़ी में से छोटी को माइनस करोगे अल्फा पॉजिटिव ही आएगा। मगर टेंपरेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है सेमीकंडक्टर्स में, इसका मतलब हाई टेंपरेचर वाले रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर्स में ये कम होगी, ये ज्यादा होगी, तो छोटी में से बड़ी को माइनस करेंगे तो अल्फा नेगेटिव ही आएगा। इसलिए बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर्स का अल्फा नेगेटिव होता है और कंडक्टर्स का अल्फा पॉजिटिव होता है। बच्चों इसको नोट कर दें, शाबाश, जल्दी जल्दी मिनट लगा के नोट करें ताकि मैं आप लोगों को एमसीक्यू लिखवाना शुरू करूं। हरी अब जल्दी 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 करो। अब बच्चों हम लोग इसके कुछ एमसीक्यूज लिखते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू लिखें, एमसीक्यू मतलब बोर्ड के पेपर का एमसीक्यू। कहते हैं जी लिखना क्या है, तुम लोग देख लो, मैंने लिखा ही हुआ है, जो लिखने वाली चीज होगी वो मैं लिखवा दूंगा। एसआई यूनिट ऑफ टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, क्या आंसर है? एसआई यूनिट ऑफ टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज पर केल्विन, ये एमसीक्यू। अच्छा, उसके बाद एक एमसीक्यू है जी, टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन, दोबारा आ गया। इसी तरह टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा, एक और चीज, ये है टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहां पर राइट साइड पर रेजिस्टेंसेस हैं। एक होता है टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, उसमें फर्क ये होता है कि रेजिस्टेंस की जगह पर रेजिस्टिविटी होती है। यूनिट उसका भी पर केल्विन ही होता है, क्योंकि वो बनती है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन।
तो फ्रैक्शन के तो यूनिट कोई नहीं होते, नीचे केल्विन ही है तो वो भी पर केल्विन ही है। तो याद रखिएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हो, बात एक ही है। इसको मतलब ओवरऑल यूनिट इनका सेम ही आएगा, डायमेंशन इनकी सेम ही होंगी। ठीक है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसा यूनिट? पर केल्विन। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसा यूनिट? पर केल्विन। डन। उसके बाद बच्चों एक और है, सुनिएगा। A wire of uniform area and length L and resistance R is cut into two equal parts. The resistivity of each part. कहते हैं जी एक वायर है, उसकी लेंथ L है, उसका एरिया A है, उसकी रेजिस्टेंस R है। उसको कट कर दिया है आप लोगों ने टू इक्वल पार्ट्स में। हर पार्ट की रेजिस्टिविटी क्या होगी जी बच्चों? यस, अब इसका आंसर रिमेन सेम। उसकी वजह बच्चों पहले दो लाइनें लिखें। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ dimensions of the conductor. Resistivity is independent of dimensions of the conductor. बच्चों रेजिस्टिविटी कंडक्टर की डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे व्हाट डू यू मीन बाय द डायमेंशंस? डायमेंशन से मुराद लेंथ एंड एरिया। डायमेंशन से मुराद क्या है? लेंथ एंड एरिया। रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की ना लेंथ के ऊपर ना एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। बच्चों ये तो किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द कंडक्टर। बच्चों कंडक्टर किस चीज का बना हुआ है उसकी नेचर के ऊपर ये डिपेंड करती है, एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, मगर डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो देखें, अगर आप लोग किसी वायर को अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मैं कहता हूं यार एक कॉपर की वायर है, उसकी लेंथ L है, उसका एरिया A है, ठीक है, मैं उसको दो इक्वल पार्ट्स में, ये कॉपर की वायर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, क्या ये रहेगी किसकी? कॉपर की ही रहेगी। कभी सुना हो आप लोगों ने कॉपर की वायर को कट किया हो चरसी को और वो लटकी हो गई हो? है ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा नेचर चेंज नहीं हुई लेंथ या एरिया के चेंज करने से, तो रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो इसको लिख लें, इफ अ वायर इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, इफ अ वायर is cut into n equal parts। और सैमसंग गैलेक्सी और काकी अपना माइक ऑफ करो पुत्र। अच्छा जी, if a wire is cut into n equal parts, अगर किसी वायर को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो यहां पर दो केस लिख लें, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, एक तीर से दो शिकार, जबकि रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट, रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट। तो बच्चों पहले नंबर पर देखिए, अगर किसी वायर को कट करते हैं n इक्वल पार्ट्स में, तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस जो होती है, वो जो न्यू रेजिस्टेंस आती है वो R/N हो जाती है, क्योंकि अगर वायर को कट करेंगे उसकी लेंथ हाफ हो जाएगी। अगर एक वायर को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं तो उसकी लेंथ भी तो हाफ हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस उसकी हाफ हो जाएगी, मगर रेजिस्टिविटी रिमेन्स अनचेंज्ड। रेजिस्टेंस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, ये डिपेंड करती है लेंथ और एरिया पर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया, नेचर। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया।
So that is why resistivity remains unchanged and resistance will change because resistance depends upon length. So by cutting the wire, its length will decrease, resistance will decrease. If length is half, resistance will half. If length is double, resistance is double. Okay, अब इधर सुने, मैं कहता हूं यार, एक वायर को मैंने एक वायर की लेंथ को भी डबल कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, या चले लेंथ को भी डबल कर दिया, एरिया को भी डबल कर दिया, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? इफ लेंथ एंड एरिया बोथ आर डबल, बताएं, इफ लेंथ एंड एरिया, क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैं कहता हूं कि इफ लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर आर डबल, जी बच्चों बताएं, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अब देखें, रेजिस्टेंस होती है रो एल ओवर ए, हमने अपनी निकालनी है न्यू रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस बराबर होगी रो, हाँ जी, लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को भी डबल कर दिया, वो है वो 2 से कट गया, तो आर प्राइम इज इक्वल टू रो एल ओवर ए ही बचा, और ये तो सेम बच गई, इसका मतलब रेजिस्टेंस सेम रही, डन हो गया। अच्छा, मगर यहां पर अब थोड़ा गौर से देखिएगा, अब क्वेश्चन सुनिएगा, एक और क्वेश्चन है, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड such that its length is doubled, such that its length is doubled, no resistance will be what? तो कहते बताएं जो न्यू रेजिस्टेंस आएगी, अब वायर को स्ट्रेच करके लेंथ को डबल किया है, उसकी रेजिस्टेंस बताएं क्या होगी? जी बच्चों हरी अब जल्दी जल्दी बताएं। अब a wire is stretched such that its length is doubled, एक वायर को स्ट्रेच किया कि उसका लेंथ डबल हो गया, तो लेंथ डबल होगी, एरिया रिमेन सेम। अब देखें, अब मैं आप लोगों को बताता हूं, कुछ बच्चे सही भी बता रहे हैं, कुछ नहीं भी, ये देखें, अब मेरी बात सुने, न्यू रेजिस्टेंस बराबर होगी रो, अच्छा ऊपर आना है एल, नीचे आना है एरिया। सुने, मैंने क्या एक वर्ड ऐड कर दिया स्ट्रेचिंग का? हाँ जी बिल्कुल, तो याद रखिएगा, अगर वायर को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने से लेंथ क्या हो गई? डबल, तो बच्चों लेंथ डबल होगी। देखिए ये वायर है, इसको मैं स्ट्रेच करता हूं, इसी को खींच के लंबा करता हूं, ये लंबाई में तो बढ़ जाएगी मगर मोटाई में कम हो जाएगी चरसी। इसी कंडक्टर को खींचो, ये चरसी पतला हो जाएगा, पहले मोटा था, अब जब इसको खींचेंगे तो ये इसकी लंबाई तो बढ़ेगी, लंबा तो ये हो जाएगा मगर ये पतला भी हो जाएगा। तो स्ट्रेचिंग से जितनी लेंथ बढ़ती है उतना एरिया भी कम हो रहा होता है, तो लेंथ को डबल किया तो एरिया हाफ हो गया। अब ये जहाज गए सर 2 से काटने हैं, ओ ब्रूसली के मुंह वालों, ये देखो ये 2 ऊपर जाना है, ठा होना है, तो 2 × 2 4, तो ये आ गया 4 रो एल ओवर ए, और रो एल ओवर ए की जगह पर रेजिस्टेंस आ गई, सो न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि अब 2 तरह के एमसीक्यू बन गए। अगर मैं कहता हूं इफ लेंथ इज डबल, आप लोग कहेंगे रेजिस्टेंस इज डबल। अगर मैं कहता हूं इफ लेंथ इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग, तो रेजिस्टेंस अब डबल नहीं होगी बल्कि वो कितनी होगी? 4 टाइम्स होगी। अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूं अ वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स, अगर उसकी लेंथ 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी जाए, तो आप बताएं रेजिस्टेंस क्या होगी? A wire is stretched such that its length is 3 times, हाँ जी 9 टाइम्स हो जाए। अब देखिए मैं आप लोगों को एक 2 नंबर तरीका बताता हूं। 2 नंबर तरीका पता है क्या है? चुप करके ये शॉर्टकट ज़हन में रखें, r प्राइम इज इक्वल टू n स्क्वायर r, r प्राइम इज इक्वल टू n स्क्वायर r। ये शॉर्टकट को आप लोगों ने ज़हनों में रखना है। यहां पर गौर करें, मैं आप लोगों को कहता हूं वायर को स्ट्रेच करके लेंथ को डबल किया, जितना किया ना 2 किया, उसका 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ गया 4r। अगर मैं कहता हूं a wire stretched such that its length increase 3 times, 3 का स्क्वायर न्यूटन विल बी 9r। क्यों ये n का स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि देखिए जितनी लेंथ को बढ़ा रहे हैं उतना एरिया कम हो रहा है। ये 2 है तो ये 2 ये मिलके 2 का स्क्वायर। अच्छा अगर इसको 3 करेंगे, 3l नीचे आएगा a/3, 3 ऊपर आएगा 3 का स्क्वायर। अच्छा इसको 4l करेंगे, नीचे a/4 बनेगा 4 का स्क्वायर। तो जो भी नंबर इसका मतलब स्क्वायर के साथ साथ ये बढ़ेगा, तो आप लोग n स्क्वायर r फार्मूला जनरल बना दें।
ओके बच्चों, डन डन। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू लिखें, मतलब एमसीक्यू सुने। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल लिख ले, लाइन लिखें। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। और मैं ये भी कह सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1। ओ माइक ऑफ करो। प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, अपना रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये देखें, यहां पर कंडक्टेंस है, यहां पर रेजिस्टेंस है, दोनों का प्रोडक्ट यूनिटी के बराबर है। तो अगर मैं अब आप लोगों को कहता हूं इफ रेजिस्टेंस इज डबल कंडक्टेंस विल बिकम हाफ। जिस तरह फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन होता है ना, इसी तरह कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का भी इनवर्स रिलेशन है। सो इफ रेजिस्टेंस इज डबल कंडक्टेंस विल बिकम हाफ। रेजिस्टेंस है रुकावट, कंडक्टेंस है अलाउ करने की प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस है रोकने वाली प्रॉपर्टी। दोनों एक दूसरे की क्या होती है? फिर ऑपोजिट होती है। ठीक हो गया बच्चों, ये आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लें। उसके बाद एक और एमसीक्यू यहां पर बड़ा मशहूर है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आया हुआ है, तो वो आप लोगों को बता दिया, ओम मीटर होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया, टेम्परेचर। बताएं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? लेंथ, एरिया, टेम्परेचर। तो आपका आंसर होगा टेम्परेचर, क्योंकि लेंथ और एरिया के ऊपर तो ये डिपेंड नहीं करती। ठीक हो गया। फिर इसके बाद रेजिस्टिविटी एट अ गिवन टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये लाइन में ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। अच्छा, महो पर मीटर। अब एक और चीज, जिस तरह रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है, इसी तरह रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी कहलाता है। कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टिविटी को रो से। अजान हो रही है जी, जरा मैं अजान सुनूं। अब रेसिप्रोकल ऑफ, ये देखें, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी भी बच्चों, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिस तरह ये देखें रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो कंडक्टेंस के एसआई यूनिट क्या होंगे? महो, जिसको हम लोग पर ओम भी बोलेंगे या इसको साइमन भी बोलते हैं। सो एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज महो या पर ओम या साइमन या सीमन, जो भी बोलना है। जबकि कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा? पर ओम पर मीटर, जिसको महो पर मीटर भी बोलेंगे। ओके, रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट जो होगा वो कंडक्टिविटी होगा। ये एमसीक्यू था यहां पर। उसके बाद बच्चों, गुड कंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटीज इन द रेंज 10⁻⁷ पर ओम मीटर। ये भी आगे आएगा चैप्टर नंबर 17 में, उसमें पढ़ाएंगे। अच्छा, अब सुने एक बात, कहता है व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन सुनिएगा। अ वायर इज कट इनटू, जो जिसे पूछूंगा वो बताएगा। अ वायर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अ वायर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स R/2। और उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है जी? R/2 हो जाती है। अच्छा, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टिविटी? तो कहता है बताएं उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? सेम। बच्चों, इसका आंसर है सेम। रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। आप लोग कंडक्टर की रेजिस्टेंस को जो मर्जी कर दें, रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। उसके बाद टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला पूछा हुआ है, RT - R0/R0 डेल्टा T। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में बच्चों टेबल बना हुआ है साइड पर। जो टेबल बना हुआ है वो टेबल को आप लोगों ने जुबानी याद करना है। उसमें से 3 ऐसे एलिमेंट्स लिखे हैं, 3 ऐसे एलिमेंट्स लिखे हैं जिनकी रेजिस्टिविटी नेगेटिव में है। आप लोग उसको देख सकते हैं। तो बच्चों, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका अल्फा नेगेटिव में लिखा होगा, वो आप लोगों ने जुबानी याद रख लेने हैं। वो टेबल को अच्छे तरीके से याद करना है। तो बच्चों, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का अल्फा क्या होता है? नेगेटिव होता है। टेबल में लिखा हुआ है, टेबल में से याद करना है। उसके बाद द सब्सटेंसेस हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज, नीचे ऑप्शन में उसने कोई भी सब्सटेंस लिखा होगा, उनमें से एक लिखा हुआ इस वक्त कार्बन, तो कार्बन इसका आंसर था। उसके बाद अब जरा सुनिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू, आसान सा है। when a wire of length L and resistance R is cut into 2 equal parts, resistivity of each part अभी बताया यार सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा अब देखें एक a certain wire of resistance R, ठीक है सुनना, a certain wire has resistance R,
द रेजिस्टिविटी ऑफ अनदर वायर ऑफ एन आइडेंटिकल मटेरियल विद द फर्स्ट एक्सेप्ट फॉर ट्वाइस इट्स डायामीटर इज। हाँ, दोबारा से सुन लेना, लिख लेना, प्यार से बोलता हूं आराम आराम से। A certain wire has resistance capital R। एक वायर है, कहता है उसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R है। अच्छा आगे, the resistivity of an other wire, ठीक है जी, so the resistance of an other wire, कहता है एक दूसरी वायर है, ठीक है जी, उसकी रेजिस्टेंस आपने बतानी है। the resistance of another wire of identical material, आइडेंटिकल मटेरियल से मुराद रेजिस्टिविटी उसने बता दी दोनों की सेम है। अच्छा ठीक है, अब आगे कहता है द रेजिस्टेंस, लिख रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अदर वायर ऑफ द आइडेंटिकल मटेरियल विद द फर्स्ट, जो पहली का मटेरियल है वही दूसरी का मटेरियल, इसका मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी होगी सेम। कहते हैं बट एक्सेप्ट फॉर ट्वाइस इट्स डायामीटर, मगर दूसरी वाली का डायामीटर पहली वाली से डबल है, यानी डायामीटर इज डबल। सादा जुबान में उसने सवाल बस यूं दिया है कि एक वायर है उसकी रेजिस्टेंस है R, एक दूसरी वायर है बच्चों उसकी रेजिस्टिविटी उससे मैच कर रही है दूसरी वाली पहली वाली से, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, इसका मतलब दोनों सेम मटेरियल की बनी है। मगर अगर एक का डायामीटर डबल कर देंगे तो दूसरे की रेजिस्टेंस क्या होगी? बच्चों मेरी बात सुने, कोई मसले वाली बात नहीं। रेजिस्टेंस का एरिया के साथ क्या रिलेशन होता है? अभी पढ़ा था आप लोगों ने, रेजिस्टेंस का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अच्छा, अब वायर क्योंकि ज्यादा सर्कुलर होती है, सर्कल चीज का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह पर रेडियस होता है, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, यानी कि मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये डायमीटर के स्क्वायर के क्या आ रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर या रेडियस। इसका मतलब अब देखें, अब डायमीटर को डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो रेजिस्टेंस आ जाएगी R/4, पहले से 4 गुना कम हो जाएगी। तो ये अगर डायमीटर को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बच्चों ये एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है, अगर डायमीटर को 3 टाइम इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये बच्चों छोटे से एमसीक्यूज थे रेजिस्टिविटी के हवाले से और रेजिस्टेंस के हवाले से। ठीक हो गया? चलो